हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 57 पार्ट्स में वीडियोस आ चुकी हैं जिसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए और वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ पर से आप लोग अपने एग्जाम के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है उत्तराखंड एक परिचय, जो इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। साथ ही फिर हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, एक भी टॉपिक उसका छोड़ा नहीं है। इस बुक में जो चैप्टर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग ने शुरू किया है गोरखा शासन। तो इस वक्त हम लोग गोरखा शासन में पहुंचे हैं। गोरखा शासन भी हमारा लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमारे कुछ परिशिष्ट बचे हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कलंगा का युद्ध हम लोग कवर कर चुके हैं। कलंगा के युद्ध में जो सेना नायक थे जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा परिशिष्ट 3 है, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और वहाँ से अपने एग्जाम के लिए सारे नोट्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मूर क्राफ्ट की तिब्बत यात्रा और नेपाल युद्ध। ठीक है। हालांकि हम लोग नेपाल युद्ध को कई बार पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और परिशिष्ट 1 और 2 में भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो आज एक बार और फिर से हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, पेंसिल भी आप लोग के पास होनी चाहिए ताकि आप लोग अपनी बुक में उसको मार्क कर सकें और कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, मूर क्राफ्ट की तिब्बत यात्रा और नेपाल युद्ध। ठीक है। आखिर ये मूर क्राफ्ट था कौन, इसको हम जानेंगे। तो सन 1852 में जो यहाँ पे को डेट दी गई है 1852 वाली, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1812 है वैसे। ठीक है। तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो यहाँ पर को, तो 1812 मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बार आप लोग फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो 1812 ईस्वी में मूरक्राफ्ट हियरसे के साथ कुमाऊं व गणराज्य होते हुआ ऊन की विस्तृत जानकारी की प्राप्ति हेतु तिब्बत पहुंचा था। ऊन की विस्तृत जानकारी यानी कि पश्मीना ऊन जो प्राप्त की जाती है, पश्मीना ऊन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बारे में कि किस बकरी से या किस भेड़ से ये ऊन प्राप्त की जाती है, किस नस्ल की वो भेड़ या बकरी होती है, तो उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हेतु वहाँ गए हुए थे। और भी इनके उद्देश्य थे वहाँ जाने के, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ गुलाम हैदर खां और हरक देव पंडित भी थे। तिब्बत प्रवेश के समय इन्होंने गोसाई का वेश बना लिया था। क्यों बनाया था गोसाई का वेश तिब्बत में प्रवेश करने के लिए, तो इसको भी जानेंगे हम। वापसी में सीमा प्रांत की गोरखा बरदार ने 15 अक्टूबर को इन्हें बिना अनुमति प्रवेश के कारण बंदी बना लिया था। ठीक है। लेकिन वहाँ पर के जो नरेश था बम शाह के आदेशानुसार फिर 5 नवंबर को इनको मुक्त भी कर दिया गया। ठीक है। आखिर ये वेश बदल कर ही क्यों गए थे वहाँ पर को, इसको भी जानेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि मूरक्राफ्ट और हियर से थे कौन। ये थे आप लोगों के 19वीं शताब्दी के बेहद ही साहसी और ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन खोजकर्ता वो यात्री थे ये। ठीक है। उस समय के। और 1812 में मैंने तो 1812 ही पढ़ा है, एक बार आप चेक जरूर कर लेना। 1812 में तिब्बत और पवित्र मानसरोवर झील की अपनी अत्यंत कठिन और गुप्त यात्रा के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है। तो ये गुप्त रूप से तिब्बत में इन्होंने प्रवेश किया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था कि किसी भी यूरोपीय नागरिक को तिब्बत की सीमा पर प्रवेश करना बिल्कुल भी वर्जित किया गया था। ठीक है। कोई भी विदेशी यात्री तिब्बत में प्रवेश नहीं कर सकता था उस वक्त। तो इसीलिए इनको अपना रूप, अपना वेश बदलकर वहां जाना पड़ा था और हिंदू सन्यासी बनकर ही वो वहां पे गए थे। हिंदू सन्यासी यानी कि गोसाई बनकर वहां पर वो गए हुए थे। ठीक है। जाते समय तो ये लोग आसानी से चले गए थे वहां पर को, लेकिन वापसी में जब वो आ रहे थे तो इनके पास जो दस्तावेज होते हैं वो प्राप्त नहीं हुए होंगे अनुमति के, तो जिस वजह से इनको बंदी बना लिया गया। और बम शाह ने फिर 1 महीने तक 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इनको अपने वहीं पर को रखा, कुछ जानकारियां इनसे प्राप्त करी। फिर उसके बाद जब इनको संतुष्टि हो गई कि मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे या जो भी जानकारी वो चाह रहे थे, उसके बाद इनको 5 नवंबर को छोड़ दिया गया था। किस उद्देश्य से गए थे एक बार इसको जान लेते हैं। जैसे इन लोगों ने व्यापारिक मार्ग को तलाशना, जैसे भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार है उसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की वहाँ जाकर। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वो वहाँ पे गए थे कि पश्मीना ऊन देने वाली जो बकरी और भेड़ होते हैं उनकी नस्ल के बारे में इन लोगों ने जाना था। और जो उच्च नस्ल के जो घोड़े होते हैं व्यापार के लिए, उनके बारे में भी इन लोगों ने वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त की थी। और व्यापारिक रास्तों के बारे में पता लगाने के लिए भी वो वहाँ पे को गए हुए थे। ठीक है। और साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था भौगोलिक सर्वेक्षण। मानसरोवर झील और उसके आसपास के भूगोल को समझना चाहते थे ये। ठीक है।
तो गंगा, सिंधु, सतलज जैसी जो पवित्र नदियाँ हैं, उनके उद्गम जो स्थल हैं, उनके बारे में भी सटीक जानकारी इन्होंने वहाँ पर से प्राप्त की थी। ठीक है? तो ये थी मूरक्राफ्ट और हियर्से के बारे में कुछ छोटी-सी जानकारी थी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी कंपनी के साथ संबंधों में तनाव, यानी कि नेपाल के साथ जो अंग्रेज़ों का तनाव चल रहा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो एक बार और पढ़ लेते हैं। नेपाल द्वारा विजित प्रदेश एवं कंपनी के राज्य की सीमाएँ परस्पर मिलती थी। जैसे नेपाल क्या था पहले, एक 24 वहाँ पे कुछ छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे। फिर बाद में उसका एकीकरण कर कर दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने एकीकरण किया तो उसका उसका नाम क्या रखा उन्होंने, गोरखा शासन रखा। गोरखा शासन को भी धीरे-धीरे करके इन्होंने विस्तार करना शुरू करा। विस्तार करते-करते ये लोग कहाँ पर को आ गए थे, हिंदुस्तान की यानी कि भारत की कुछ सीमाओं की से इनकी सीमाएँ लग रही थी। अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने भी अपनी सीमाओं को फैलाना चाहा। तो देहरादून और सहारनपुर पे इनकी जो राज्य की सीमाएँ थी वो मिल रही थी। ठीक है? वहाँ पर को 2 ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं या फिर स्थान है। जैसे बुटवल वाला एक क्षेत्र है और एक गोरखपुर वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पर कुछ गाँव की वजह से बुटवल और गोरखपुर की जो सीमाएँ थी, उनकी वजह से इनके बीच में तनाव चला था। ठीक है? वहाँ पर कुल 200 गाँव थे जिस पे ये लोग अपना कब्ज़ा बनाना चाह रहे थे। नेपाल के लोग भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी। ठीक है? तो उसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी तनाव चल रहा था। अस्तु सीमा संबंधी झगड़ों का उत्तेजन स्वाभाविक था। कालांतर में युद्ध की विभीषिकाओं का प्रारूप इस पृष्ठभूमि पर तैयार होने लगा, क्योंकि शांति स्थापना की चेष्टाएँ व्यर्थ हो गई थी। फलतः 4 जून 1813 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने एक कड़ा पत्र नेपाल नरेश को भेजा और इसके उत्तराधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1/11 यानी कि 1 नवंबर 1814 को युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का पहला निवाला बनी दून की उपत्यका, जहां 22 अक्टूबर 1814 को अंग्रेजों का आक्रांत चढ़ गया। ठीक है? यानी कि युद्ध इनका प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों और नेपाल का जो युद्ध था उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर को। पृष्ठभूमि क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की रचना, भारत में प्रवेश एवं जम्बू द्वीप को आक्रांत कर उस पर अधिकार कर लेना था। ठीक है? ये तो सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, भारत पर अपना पूरी तरीके से अधिकार स्थापित कर लिया था। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि किंतु इससे पूर्व की अ, किंतु इससे पूर्व की नेपाल युद्ध पर प्रकाश डाला जाए, नेपाल तथा अंग्रेजों के संबंध में 2 पंक्तियां लिखना आवश्यक है। भारत प्रवेश करने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल और तिब्बत आदि क्षेत्रों में व्यापार का प्रसार करने के लिए अत्यंत लालायित थी। ठीक है? तो ये जो क्षेत्र है ये व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। सन 1767 ईस्वी में जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, तो अंग्रेजों ने नेपाल में अपना भविष्य अंधकारमय जान तत्कालीन नेपाल नरेश जयप्रकाश मल्ल की याचना पर तुरंत ही एक अंग्रेज कुमुक मल्ल की सहायतार्थ भेजी। पर्वतीय मार्गों की जलवायु से अनजान इस कुमुक का जो सेनापति था कैप्टन किनलोक, तो परिणाम क्या हुआ इसके तहत कि पर्वतीय जो क्षेत्र था उसकी जलवायु जो थी इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रही। तो इसके कारण क्या हुआ कि 2800 जो सैनिक थे उनमें से सिर्फ 80 सैनिक ही वहाँ पर को जीवित बचे। ठीक है? और कंपनी की गरिमा पर एक कलमस था ये। ठीक है? सन 1794 में जॉर्ज बोगलो को भूटान भेजा गया। ठीक है? जॉर्ज बोगलो कौन था ये? ये 18वीं सदी के बेहद प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनयिक और साहसी खोजी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है? तो इनको भूटान भेजा गया और आदेश दिया गया कि नेपाल के मार्गों का प्रयोग ना करें, यानी कि नेपाल होते हुए नहीं, भूटान होते हुए तुम तिब्बत में जाओ। ठीक है? कौन थे इनके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये थे ब्रिटिश राजनयिक साहसी खोजी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। ठीक है? उन्होंने जॉर्ज बोगलो को अपना क्या बनाया, दूध बनाकर तिब्बत में भेजा था। ठीक है? तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको तिब्बत भेजा था दूध बनाकर। तो बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इन्होंने किस कारण से भेजा था, मतलब भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक रास्ते थे उनको खोलना चाहते थे, यानी कि जो तिब्बत के संग जो उनका व्यापार चलता था भारत का, तो वो बंद हो गया था। किस वजह से? चीन ने तिब्बत पे अपना पूरा कब्जा बना लिया था, तो तिब्बत के संग जो व्यापारिक संबंध थे वो पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, भारत के और चीन तिब्बत के।
तो उनका व्यापारिक रास्ता खोलना चाहते थे जो भारतीय गवर्नर जनरल थे उस समय के, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग्स, तो वो चाहते थे कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो खुले। ठीक है, तो हेस्टिंग्स ने क्या किया, जॉर्ज बोगल को अपना दूत नियुक्त किया और उन्हें भूटान के रास्ते से तिब्बत की यात्रा पर भेज दिया। ठीक है, कब की बात है, 1794 की। ठीक है, सन 1795 में मौलवी अब्दुल कादिर को नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। अब 1795 में किसको, मौलवी अब्दुल को, ये भी एक खोजकर्ता थे, तो इनको भी नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए वहां को भेजा था। किस लिए, एक तो कूटनीतिक तरीके, एक तो कूटनीतिक जो रिश्ते थे उनको सुधारने के लिए, और व्यापारी मतलब व्यापार के लिए उन्होंने नेपाल में भेजा था इनको, मौलवी अब्दुल को। सन 1802 से 1803 तक कैप्टन नॉक्स नेपाल में रहा, किंतु उसे नेपाली जनता से तनिक भी सहयोग नहीं मिला। सन 1802 से 1803 तक गणराज्य एवं कुमाऊं की दक्षिण सीमा पर यमुना नदी से काली नदी तक कंपनी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और यही मेन कारण था युद्ध का। गवर्नर जनरल वेलिजिली की नीति नेपाल से मित्रतापूर्ण थी। लॉर्ड मिंटो भी वेलिजिली का अनुयायी था। सन 1809 में उसने नेपाल के राजा को एक पत्र भेजा कि काशीपुर की फैक्ट्री के प्रबंधक रुथरफोर्ड को अल्मोड़े के वनों से चीड़ प्राप्त करने दी, साथ ही वहां के निवासियों को लीसा निकालने का प्रशिक्षण देने की अनुमति दी। नेपाल नरेश ने अपनी स्वीकृति दे दी इस पे। ठीक है, सन 1812 में मूरक्राफ्ट बिना अनुमति प्राप्त किए नेपाल के मार्ग से होता हुआ तिब्बत गया, यानी कि उसको क्या किया था, नेपाल सन 1812 में मूरक्राफ्ट बिना अनुमति प्राप्ति किए नेपाल के मार्ग से होता हुआ तिब्बत गया। मूरक्राफ्ट क्या था, गुप्त रूप से तिब्बत में उसने प्रवेश किया था। ठीक है, बिना अनुमति के। तो नेपाल के नरेश ने क्या करा, रोषपूर्ण गवर्नर जनरल को पत्र भेजा और कंपनी ने मूरक्राफ्ट की यथेष्ट भर्त्सना की थी। ठीक है, तो इसकी जो शिकायत थी वो कहाँ भेज दी गई थी, कंपनी के पास भेज दी गई थी। फिर उसके बाद उसको इसका हर्जाना भी भरना पड़ा था। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत के शासन की बागडोर हस्तगत करी। ठीक है, 1813 में बुटवल तथा शिवराजपुर के इलाके पाल्पा नरेश पृथ्वी नारायण के पास थे। ठीक है, तो यही वो क्षेत्र में आप लोग को बता रही थी कि जो नेपाल और भारत की जो सीमाएं आपस में मिली थी वो कौन सा क्षेत्र था, बुटवल और शिवराजपुर था। ठीक है, गोरखपुर भी है लेकिन यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो बुटवल तथा शिवराजपुर के इलाके पाल्पा नरेश पृथ्वी नारायण के पास थे, यानी कि पृथ्वी पाल्पा नरेश कौन, यानी कि मैं एक बार पहले भी इसको वीडियो में आप लोग के संग डिस्कस कर चुकी हूँ। पाल्पा या फिर पाल्या कहते हैं इसको। ठीक है, कहीं पे को पाल्पा आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, कहीं को पाल्या आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। तो ये किसका था, मध्यकाल में पाल्पा पर सेन वंश के राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। फिर मैंने इसकी पूरी कहानी आप लोगों को बताई है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। मैं एक बार आप लोगों को और बता देती हूँ, वैसे पिछली वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को ये पूरा मिल जाएगा। तो पाल्पा जो राज्य था इसको पाल्या के नाम से भी जाना जाता है, और मध्यकाल में पाल्पा पर सेन वंश के राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, यह नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में स्थित 24 छोटे छोटे राज्यों, जिसे 24सी राज्य भी कहा जाता है, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में। मैंने आप लोगों को बताया ना कि नेपाल में जो के थे छोटे छोटे राज्य थे 24, जिसे 24सी राज्य भी कहा जाता है। तो उनमें से एक सबसे शक्तिशाली राज्य था। जो 24 छोटे छोटे राज्य थे उनमें से एक था पाल्पा राज्य, जो सबसे शक्तिशाली था उस वक्त। ठीक है, तो रुद्रसेन जो थे, रुद्रसेन ने 1493 से लेकर 1518 तक वहां पर शासन किया, और रुद्रसेन पाल्पा राज्य की संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही पाल्पा राज्य की स्थापना की थी। किसने, रुद्रसेन ने। ठीक है, 1493 से 1518 इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ, पाल्पा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, मैं एक बार और आप लोगों के संग डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले राजा कौन हुए पाल्पा के, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की, रुद्रसेन थे। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बीच में और भी राजा आए होंगे, लेकिन जो मेन राजा है मणि मुकुंद सेन प्रथम। ठीक है, तो ये जो थे ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा में गिने जाते हैं, मणि मुकुंद सेन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में काठमांडू घाटी से लेकर दक्षिण में भारत के गोरखपुर की सीमाओं तक कर दिया था। ठीक है, जो गोरखपुर में आप लोग को यहाँ पे को बात कर रही हूँ कि बुटवल और शिवराजपुर। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में पड़ता है, मतलब गोरखपुर वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। तो किसने करा था यहाँ पर तक का विस्तार, इसका पाल्पा राज्य का विस्तार यहाँ पर तक किसने किया था, मणि मुकुंद सेन ने किया था। ठीक है,
अपने राज्य का विस्तार करके उत्तर में काठमांडू घाटी से लेकर दक्षिण में भारत के गोरखपुर की सीमाओं तक बढ़ाया था, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये इन दोनों के बीच में तनाव आया था। ठीक है, गोरखपुर राज्य तक आ गए थे। अब उसके बाद आए महादत्त सेन। इन्होंने गोरखा राजवंश से मजबूत संबंध बनाए। ठीक है, महादत्त सेन ने इसी पालिया वंश के जो पालिया वंश के जो राजा थे, ठीक है, सेन राजाओं में जो थे, तो महादत्त सेन आए। इन्होंने गोरखा राजवंश से मजबूत संबंध बनाए और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गोरखा के राजकुमार बहादुर शाह से कराया। ठीक है, अब इनमें आपस में संधि बन गए हैं। ठीक है, रिश्तेदारी आ गई है। इसके बाद आए पृथ्वीपाल सिंह। ठीक है, इसमें जो नाम दिया गया है पृथ्वी नारायण, तो ये शायद मेरे ख्याल से मिस प्रिंट की वजह से हुआ है। पृथ्वीपाल सेन है इनका नाम, और ये जो थे ये इनकी अंतिम राजा था, पालपा का अंतिम राजा था। इसके बाद इनका क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी। तो ये पृथ्वी नारायण जो यहाँ पर लिखा गया पृथ्वीपाल सेन है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो थे ये पालपा के अंतिम नरेश थे। अब कैसे थे आप थोड़ा समझो इसको कि पृथ्वीपाल सेन पालपा के अंतिम स्वतंत्र राजा थे, और 1806 में नेपाल के तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री भीमसेन ने इनको क्या किया था, कूटनीति तरीके से काठमांडू बुलाया और वहां पर को इनको बंदी बना लिया गया। बाद में इनकी हत्या भी कर दी, लेकिन कुछ टाइम तक इनको बंदी बना के रखा। ठीक है, इसके बाद फिर समझते हैं आगे क्या लिखा है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पालपा ने पृथ्वीपाल सेन के पास थे, जो कि लखनऊ के नवाब के अधीन थे। यानी कि बुटवल और शिवराजपुर के जो इलाके थे वो पालपा नरेश यानी कि पृथ्वी नारायण जो वहाँ का अंतिम राजा था उसके पास थे। ठीक है, लेकिन और जो लखनऊ के नवाब के अधीन थे। लखनऊ के नवाब के अधीन कैसे थे, क्योंकि ये बुटवल जो था, बुटवल का जो तराई वाला क्षेत्र था वो पालपा के राजा को क्या करता था, पालपा के राजा के अधीन था, यानी कि पृथ्वी नारायण के पास था। और ये जो वहाँ का जो टैक्स था, राजस्व जो कर था, वो अवध के नवाब को देते थे। ठीक है, फिर बाद में अवध के नवाब को भी पराजित कर दिया किसने, अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद टैक्स किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, नौ की पराजय अंग्रेजों के हाथों हुई, इस हेतु पालपा परोक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, अब अंग्रेज जो था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अवध के नवाब को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो अब बुटवल जो पालपा वाला क्षेत्र था वो किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, लखनऊ की पराजय अंग्रेजों के हाथों हुई, इस हेतु पालपा परोक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया, किंतु पृथ्वी नारायण यानी कि पृथ्वीपाल सेन काठमांडू में कैद था, यानी कि भीमसेन ने इसको क्या किया था, कैद करके रखा था। ठीक है, इसीलिए भीमसेन थापा का पिता अंबर सिंह पालपा का जागीरदार बना हुआ था। उसने उससे जब कंपनी के शिवराज एवं बुटवल के प्रांत मांगे तो अंबर सिंह ने चुप्पी साध ली। ठीक है, यानी कि उनको नहीं दिया। हेस्टिंग्स ने पुनः उन स्थलों की मांग की और 25 दिन की अवधि दी गई। कोई प्रतिक्रिया न देकर कंपनी ने 1814 में सेना भेजी। तराई हस्तगत कर बुटवल में तीन एवं सिराजपुर में एक थाना स्थापित किया। सेना लौट आई। 29 मई 1814 को पुनः नेपाली सेना आई और बुटवल के थाना रक्षकों की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बाद में बहुत बार गोरखाओं द्वारा उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, लेकिन उसका जवाब अंग्रेजों द्वारा नहीं दिया गया था, और जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि ये जो अंग्रेजी सेना है ये हमसे डर रही है, और इसकी वजह से और ज़्यादा दबंग और ज़्यादा उद्दंड हो गए। और उन लोगों ने क्या करा, वहाँ घुसकर जो वो उन लोगों ने बुटवल पर और शिवराजपुर पर जो अपने थाने बनाए थे, वहाँ पर जो सेनाएं वहाँ पर को नियुक्त की गई थी, उन सेनाओं की हत्या कर दी, सैनिकों की, यानी कम से कम 118 सैनिकों की हत्या करी थी, और कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की भी उन्होंने हत्या कर दी थी। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो कुछ सैनिक थे वो वहाँ पर से चले गए थे, यानी कि अंग्रेजी सैनिक फिर वहाँ से चली गई थी। अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, दोनों ओर युद्ध की तैयारी होने लगी। नेपाली सेना के विषय में अंग्रेज कप्तानी हियर्सी ने लिखा, गोरखाली गोरखाली कमांडर अज्ञ, कुटिल, धोखेबाज, अविश्वसनीय, हठधर्मी होते हैं। वह विजय और युद्ध में खून के प्यासे और क्रूर पराजय में नीच तथा घृणास्पद बन जाते हैं। उनकी किसी संधि या शर्त पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु हियर्सी कि यह अपेक्षा सर्वथा असत्य एवं मूर्खतापूर्ण थे। गोरखा युद्ध की एक छोटी सी कुमुक ने यह भी सिद्ध कर दिया था। ठीक है, जिस तरीके से उसने बात करी थी हियर्सी ने, तो वो पूर्णतः गलत साबित हो गई थी। हालांकि जो गोरखा जो सैनिक थे वो युद्ध की नीतियां उनको बहुत अच्छे से आती थी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो उनके हजारों की तादाद में जो सैनिक थे युद्ध के दौरान, तो गोरखा जो सैनिक थे उन्होंने काफी अच्छे से उनका सामना किया था, बहुत बहादुरी से उनका सामना किया था। हालांकि आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। अब अंग्रेजी सेनाओं ने
युद्ध का ऐलान तो कर दिया था, अब उन्होंने गोरखाओं को दमन करने के लिए एक रणनीति बनाई। उसमें चारों तरफ से उन लोगों को घेरने का एक प्लान बनाया गया और अंग्रेजी सेना ने 4 स्थलों से नेपाल पर धावा बोल दिया। 4 स्थलों से कौन-कौन थे? इन 4 ही अधिकारियों के नाम आपको अच्छे से नोट करने हैं। मेजर जनरल मार्ले, ठीक है? सबसे पहले मेजर जनरल मार्ले, तो उनको कमान दी गई थी 8,000 और फिर 13,000 सैनिकों ने बिहार से प्रस्थान करते हुए काठमांडू पर अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है? किसके नेतृत्व में? मेजर जनरल मार्ले की। गोरखपुर से बढ़ने वाली 4,000 सेना का संचालन मेजर जनरल वुड ने किया। ठीक है? मेजर जनरल गैलेप्सी को 3500 के साथ देहरादून का अभियान सौंपा गया था। 3500 सैनिकों के साथ कहाँ का? देहरादून का। 25 पश्चिम छोर पर सतलुज यमुना के मध्य मेजर जनरल ऑक्टर लोनी अपने सैनिकों के साथ अग्रसर हुआ। ठीक है? तो इन चारों के नाम आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे जो एक चैप्टर है उसमें भी इन चारों के नाम अच्छे से दिए गए हैं। थोड़ा-सा जो सैनिकों की संख्या है उसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ होगा। तो इनके नाम आप लोगों को नोट कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में इनके नाम पूछे जाते हैं कि नेपाल का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का नेपाल के संग जो युद्ध हुआ था उसमें कौन-कौन से अधिकारियों ने नेतृत्व किया था, तो इनके नाम आप लोगों को नोट कर लेने हैं। ठीक है? 19 अक्टूबर 1814 को गिलेप्सी की सेनाएं सहारनपुर से रवाना हुई और देहरादून तक पहुंचने में उन्हें किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़ा। उपत्यका में ही उनकी दून उपत्यका ही स्थिति देहरादून से साढ़े 3 मील खलंगा, यहाँ पे माला पानी लिखा गया है, नाला पानी है। ठीक है? नाला पानी का दुर्ग था जिसके रक्षक का नाम बलभद्र था। 300-400 सैनिकों के साथ उसे दुर्ग रक्षक का भार सौंपा गया था। यानी कि पहले तो वो देहरादून में नियुक्त किया गया था, लेकिन जब उसको लगा कि वो देहरादून को नहीं संभाल पाएगा तो फिर उसको कलंगा के किले में उसको रक्षक बना के वहां पर को भेज दिया गया था। ठीक है? लगातार 3 धावे बलभद्र पर बोले गए। लगातार 3 धावे बलभद्र पर बोले गए। ठीक है? कौन-कौन से थे वो 3 धावे? पहला जो था 25 अक्टूबर को कर्नल भावी ने 6 पौंड तथा 2 हवाईजर तोपों से उस पे हमला किया था और दूसरा जो था 26 अक्टूबर को किया था। एक तो 25 अक्टूबर को किया था, किस तरीके से हमला किया था? 6 पौंडी तथा 2 हवाईजर तोपों से। ठीक है? और दूसरे में 26 अक्टूबर को गिलेप्सी ने किया था। तीसरा था उसमें पुनः 31 अक्टूबर को गिलेप्सी ने एक बड़ी भयावह तैयारी के साथ उस पर हमला किया था जिसमें बेचारा गिलेप्सी वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रणबांकुरे बलभद्र ने अंग्रेजों के तीनों हमले नाकाम कर दिए। किसने? रण बहादुर बलभद्र ने। ठीक है? वो इतना वीर और साहसी था कि उसने अंत तक का हार नहीं मानी थी और अंग्रेजों की हजारों की तादाद में जो पूरा सैलाब था एक सैनिकों का, उसका डटकर उसने सामना किया था। और जो अंग्रेजी सैनिक थे, यानी अंग्रेजी जो अधिकारी थे, सैनिक थे, वो आधुनिक जो तोपें होती हैं और बारूद होता है उनका उपयोग वो कर रहे थे उस वक्त, लेकिन उसमें भी उसने उनका डटकर सामना किया था। किसने? बलभद्र ने। अंग्रेजों ने दिल्ली से सहायता की याचना की और 24 और युद्ध 24 नवंबर तक के लिए रोक दिया गया। फिर सहायता करने पर तुमुल युद्ध छिड़ गया। तुमुल यानी कि बहुत ही भीषण और भयंकर युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। भयंकर नरसंहार को तुमुल युद्ध कहा जाता है। ठीक है? एक और मुट्ठी पर बलभद्र के साथी, एक और मुट्ठी भर बलभद्र के साथी, मुट्ठी भर मतलब कि बहुत ही थोड़ी सी, यानी कि कुछ 100 उसके पास सैनिक थे जिनके बलबूते पे वो युद्ध के लिए खड़ा था और युद्ध कर रहा था बहुत बहादुरी से। और दूसरी ओर जो अंग्रेजों के पास हजारों की तादाद में सैनिक थे। ठीक है? पशुपति नाथ की विजय की निनाद करता यह छोटा सा दल महाकाल बना और फिरंगियों की सागर जैसी असीम शक्ति से भिड़ गया। ठीक है? क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मुकाबला 1 और 10 का नहीं बल्कि 1 और 100 का है। वीरगति अवश्यांभवी है, किंतु उन्हें अपने शौर्य और वीरता की कहानी जमी पर नहीं बल्कि आसमां तक लिखनी थी। अंग्रेजों ने जब देखा कि हमारे आक्रमण विफल हो रहे हैं तो उन्होंने दुर्ग की आपूर्ति को बंद कर दिया। गोली की मार से अधिक यातनामय प्यास की मार होती है। ठीक है? यानी कि जब पानी ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा संकट पैदा हो जाएगा। यानी कि साफ-साफ कहा गया है कि गोली की मार से ज़्यादा अधिक कष्टदायी क्या होती है? प्यास होती है। 15-20 दिन के बाद पानी का कष्ट असह्य हो गया। 30 नवंबर को दुर्ग के द्वार खोल दिए गए और रणबांकुरा बलभद्र अपने 70 बचे हुए वीर साथियों के साथ अंग्रेजी सेनाओं की पंक्तियों को चीरता हुआ वहां से निकल गया। यानी कि उसने डटकर उन अंग्रेजों का सामना किया। लास्ट में जब उनकी जलापूर्ति बंद कर दी गई, उनका अनाज भी पूरा तरीके से खत्म हो गया। यहाँ तक कि उनके साथ उनकी जो महिलाएं थी, जो उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भी अंग्रेजों का डटकर सामना किया। बहुत अपने साथियों की बहुत ज़्यादा मदद की उन लोगों ने। ऊपर से उन्होंने बड़े-बड़े पत्थर मार के फेंके जिस वजह से
काफ़ी सैनिकों को मार गिराया था वहाँ की उनकी महिलाओं ने, गोरखा महिलाओं ने, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उस किले में बहुत से बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। अ, अंत तक उसने बहुत डटकर उन लोगों का सामना किया। पानी की पूरी तरह से कमी हो गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पानी आपूर्ति पूरी बंद कर दी थी। तो लास्ट में जब 70 लोग बचे हुए थे तो उसने क्या करा, वहाँ से निकलना ही ज़रूरी समझा। अपने 70 सैनिकों के लेकर वहाँ से निकल गया। जयनगढ़ व जटेऊ नामक स्थानों पर अंग्रेजी सेनाओं को बलभद्र के हाथों लोहे के चने चबाने पड़े। बलभद्र बढ़ता हुआ रणजीत सिंह के वीरों के साथ मिल गया। रणजीत सिंह कौन था? पंजाब का एक राजा था। तो फिर पंजाब की राजा के साथ मिलकर फिर उनकी सैनिकों में उनके सैनिकों के साथ मिल गया था। मतलब पंजाब की तरफ से फिर ये युद्ध करने लगा, ठीक है। मिल गया और अफ़गानों के साथ फिर उसके जब पंजाब के जो राजा थे उनके साथ मिलकर जब ये युद्ध करने लगा, वहाँ शामिल हो गया था। तो एक युद्ध हुआ था 1823 में, अफ़गानों के संग एक युद्ध हुआ था। तो उसके दौरान इसके जो 70 जो वीर जवान थे, जो सैनिक थे 70, और जो बलभद्र था वहाँ पर को अफ़गानों से लड़ते हुए वहाँ पे शहीद हो गया था 1823 में। इन्होंने फिरंगियों को यह दिखा दिया कि हिमालय के पुतिन स्थली वीर प्रवसनीय है। हिमानी के प्रहरी समय आने पर अपने हाथ को खंजर बना लेते हैं। शहीद की मौत पर उनके वतन की जिंदगी होती है। अंग्रेजों ने भी उनके शौर्य के समक्ष सिर झुकाया, जिसका प्रमाण आज भी उपलब्ध कलंगा में 2 स्मारक है, जिसमें से एक पर लिखा है कि हमारे वीर विरोधी दुर्गापाल बलभद्र और उसके वीर गोरखों के सम्मान में वह उत्कीर्ण है, जो कि पीछे रणजीत सिंह की नौकरी में रहते अफगान तोपखाने के सामने एक एक करके मारे गए, ठीक है। तो ये वहाँ पर जो स्मारक बनाया गया है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। अपने विरोधी जो उनके विरोधी थे, उसके जो सबसे वीर जो योद्धा था, दुर्गपाल बलभद्र का वहाँ पर को स्तंभ बनाया गया है। कहाँ पर को? कलंगा पे। तो वहाँ पे को ये लिखा गया है यहाँ पे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजर ने युद्ध का वर्णन इन शब्दों में किया है: घायलों और बंदियों के साथ क्रूरता नहीं की गई, जहरीले बाण इस्तेमाल नहीं किए गए, कुएं या पानी में विष नहीं डाला गया, बदले में निकृष्ट भावना उन्हें प्रभावित करती नहीं देखी गई। उन्होंने मनुष्यों की भांति हमारे साथ न्यायोचित ढंग से लड़ाई की और लड़ने के बीच वाले विश्राम के वक्त ऐसी उदारता नम्रता दिखाई कि अधिक प्रबल जाति के अनुरूप ही हो सकती है, ठीक है। अंग्रेजों ने जहां सैन्य बल पर नेपाल को विजित करने का प्रयास किया, दूसरी ओर नेपाल भरादरों को रिश्वत से फोड़ने की भी कोशिश की। कुमाऊं के प्रतिनिधि नेपाल द्वारा नियुक्त बमशाह को डोटी के राज्य का भी लालच दिया गया। नालागढ़ के पास अंग्रेजी सेनाएं 2 नवंबर को पहुंची। 4 तारीख को भयंकर गोलाबारी के समक्ष गोरखा सैनिकों का आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होता गया। सूरगढ़ की बारी आई, जहां पर प्रबल भक्ति थापा ने जमकर लोहा लिया, किंतु 70 वर्षीय यह वीर दिग्गज रणभूमि में ही मारा गया, ठीक है। जिसके निर्जीव शरीर को बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर लोनी ने गोरखा सैनिकों को सौंपा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ईमानदारी से युद्ध को लड़ा गया था और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इसमें नरसंहार हुआ था। हजारों की तादाद में अंग्रेजों की तरफ से सैनिक मारे गए थे और उनकी तरफ से भी काफ़ी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद भी इन्होंने जो अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी जो अधिकारी थे, उन्होंने गोरखा जो वीर थे उनकी काफ़ी तारीफ करी है, ठीक है। तो जो डॉक्टर लोनी जो यहाँ पर को लिखा ना भक्ति थापा, तो भक्ति थापा ने भी वहाँ पर को बहुत 70 वर्ष का था और उसने काफ़ी मजबूत होकर काफ़ी बहादुरी से डॉक्टर लोनी की सेना का सामना किया और फिर उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो गई। और डॉक्टर लोनी ने इसके जो निर्जीव शरीर था उसको गोरखाओं को सौंप दिया ससम्मान, ठीक है। मई के प्रथम सप्ताह में मल्लों को हस्तगत करने की योजना प्रारंभ की गई। यहाँ प्रसिद्ध गोरखा सेनापति अमर सिंह निवास कर रहा था। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 10 तारीख को युद्ध प्रारंभ हुआ। बारूद की कगार पर कब तक गोरखा कुमुक ठहरती। 15 मई को मलौव ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुमाऊं का भरदार बमशाही पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। अब यमुना व सतलज के मध्य समग्र दुर्ग अर्की, स्वाथू, जेठक, जगतगढ़, खाई आदि अंग्रेजों के अधिकृत हो गए थे। गढ़वाल के भी दुर्ग अंग्रेजों को सौंप दिए गए क्योंकि देहरादून पर गिलप्सी को आंशिक सफलता प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच नेपाल ने चीन के शासक से सहायता का अनुरोध किया, किंतु चीन में गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और इसी कारण
वह सहायता नहीं कर पाया, फलतः संधि का आयोजन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि उनके पास सैनिक बचे ही नहीं थे, सारे सैनिक मारे गए थे और काफ़ी जगह अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो अब संधि की बात वहाँ पर रखी गई। तो नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र एवं चंद्रशेखर उपाध्याय, ये बात मैं आप लोग को पहले जो हमने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है उसमें मैं आप लोगों को इनके बारे में बता चुकी हूँ। ये कौन थे, राजगुरु थे नेपाल के। ठीक है, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, तो इनको नाम आपने नोट कर लेने हैं, राजगुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय। तो इन्हीं ने क्या किया था, संधि पे, सिंगौली की जो संधि हुई थी उस पे अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये वहाँ के नेपाल के शाही राजगुरु हैं। ठीक है, तो शांति वार्ता के लिए आए, जिनके समक्ष अंग्रेजों ने निम्नलिखित शर्तें रखी। और क्या क्या शर्तें रखी कि संधि के दौरान, सिंगौली की संधि के नाम से जाना जाता है ये। तो इसके लिए जो शर्तें थी, युद्ध के पूर्व झगड़े के क्षेत्र लौटा दिए जाएं। ठीक है, युद्ध के पूर्व जो जो क्षेत्र थे वो उनको वापस लौटा दिए जाए। जैसे बुटवल वाला क्षेत्र हो गया, शिवपुर, कौन सा था वो, शिवपुर वाला जो क्षेत्र था वो लौटा दिया जाए। काली राप्ती की तराई स्थली अंग्रेजों को मिले। बुटवल को छोड़कर राप्ती एवं गंडक की तराई भूमि अंग्रेज लेंगे। यानी कि बुटवल को छोड़कर राप्ती और गंडक की जो तराई भूमि थी वो अंग्रेज लेंगे। गंडक कोसी के मध्य की तराई जमीन अंग्रेजों के अधिकृत होगी। मेची विस्ता के मध्य का तराई भाग एवं मेची विस्ता क्या है, नदी। ठीक है, मेची विस्ता जो नदी है उसके मध्य का जो तराई भाग है एवं पर्वतीय प्रदेश है, अंग्रेजों की सत्ता होगी। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो है, काली नदी के पश्चिम का संपूर्ण गोरखा राज्य भी अंग्रेजों के अधीन होगा। तो लास्ट वाली जो बात थी वो नेपाल के जो सम्राट था उसने ये नहीं मानी। ठीक है, अस्वीकार कर दिया और फिर से जो था युद्ध का ऐलान हो गया। ठीक है, तो ये जो था ये 1815 के समय की बात है, यानी कि 27 अप्रैल 1815 को ये संधि की बात रखी गई थी। लेकिन जो लास्ट वाली जो बात थी वो उनको बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया कि गोरखा राज्य जो होगा काली नदी के पश्चिम वाला जो भाग होगा उसके लिए अंग्रेजों को देने की सहमति में नहीं थे। ठीक है, तो फिर से क्या हुआ, युद्ध हुआ। फिर 10 फरवरी 1816 को ऑक्टोलोनी काठमांडू के मार्ग पर स्थित भिद्दाखिरी अमलेखगंज तक पहुंच गया। मकवानपुर में भी अंग्रेजों को ही विजयश्री मिली। लगातार शौर्य एवं वीरता की अभिव्यक्ति करते हुए भी पराजय का सामना करते करते अब गोरखा वीरों का मनोबल टूट गया। हताश व निराश नेपाल सम्राट ने मजबूर होकर सिंगौली की संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि 2 दिसंबर को इन्होंने सिंगौली की संधि पर क्या करा, हस्ताक्षर किए। कब, 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को इन्होंने सिंगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, 2 दिसंबर 1815 को। ठीक है, और 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि कर दी गई कि सिंगौली की संधि हो चुकी है और सारी शर्तें मान ली गई हैं। ठीक है, उन्होंने गढ़वाल का उर्वरतम पश्चिमी भाग स्वयं ले लिया और शेष भाग गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1815 के बाद फिर टिहरी रियासत शुरू हुई। ठीक है, सुदर्शन शाह जिसके पहले राजा माने जाते हैं टिहरी रियासत के। तो उसके बाद से गढ़वाल वाला जो क्षेत्र था वो किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। और फिर उसके बाद टिहरी वाला जो क्षेत्र था वो सुदर्शन शाह के पास आ गया। 4 मार्च 1820 को संधि के अनुसार टिहरी पर भी गढ़वाल नरेश का अधिकार मान लिया गया। 1840 में अंग्रेजों ने अपने अधिकृत स्थल की राजधानी श्रीनगर के स्थान पर पौड़ी कर दी, क्योंकि पौड़ी की जो जलवायु थी वो अपेक्षाकृत ठंडी थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि हम लोगों ने आज मूर क्राफ्ट की तिब्बत यात्रा और नेपाल युद्ध के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी ली इसके अंतर्गत। और सिंगौली की संधि में क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने रखी थी, क्या क्या बातें थी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पर तक का टॉपिक समझ में आया होगा आज का। और जो नेक्स्ट हमारा होगा वो परिशिष्ट 4 आएगा, जिसमें जो गोरखा शासन का सबसे लास्ट चैप्टर है, कुमाऊं में गोरखा सेना नायक। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे ब्राह्मणों पर नया टैक्स लगाया इन्होंने, नरशाही का मंगल, नेपाल में दलबंदी, ये चीज़ें हैं। और सुब्बा बम शाह चौतरिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गोरखा शासन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके पास बुक नहीं है और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है इस बुक को, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।